नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर है। चुनाव आयोग ने आज दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही प्रदेशों में चुनाव भले ही अलग अलग चरणों में हो, लेकिन नतीजे 4 अक्टूबर को ही आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की जो तारीखें बताई हैं, उसके मुताबिक 370 से मुक्ति के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव सिर्फ 3 चरणों में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, 25 सितंबर को 25 सीटों पर और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होना है। जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही सभी 90 सीटों पर मतदान हो जाएगा। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। तो इस तरह चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जश्न जमहूरियत शुरू होने वाला है, उसका लंबा इंतजार सियासी दलों को भी था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी। Elections in J&K will be held in 3 phases. This is a much shorter period. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। उसके बाद बीजेपी पीडीपी की सरकार रही और 2018 में विधानसभा ऐसी भंग हुई कि फिर बहाल नहीं हो पाई। इस बीच 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने एक फैसला किया और जम्मू कश्मीर राज्य को 370 की बेड़ियों से आजाद करके उसे 2 हिस्सों में कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तब से केंद्र के शासन में चल रहे जम्मू कश्मीर के अंदर रियाया की रियासत कायम करने की मांग उठती रही। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जब 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया, तो अब जम्मू कश्मीर में असली जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार का चुनाव पिछले और चुनावों से बिल्कुल अलग और अलहदा रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब की बार 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। दूसरी, इस बार जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के बाद सीटें भी बढ़ी हैं। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, जो कुल विधानसभा सीटों का 44.6% थी, और कश्मीर में 46 सीटें थीं, जो कुल विधानसभा सीटों का 55.4% थी। अब डीलिमिटेशन के बाद जम्मू डिवीजन में सीटों की संख्या बढ़कर 43 और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी 47% से ज्यादा हो गई है, जबकि कश्मीर डिवीजन में सीटों की संख्या हुई 47 और विधानसभा में उसकी हिस्सेदारी 52.2% हुई। इस तरह से डीलिमिटेशन के बाद जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई गई है, जिसके कारण कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। हालांकि मार्च 2020 में जो जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, उसने जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 114 विधानसभा सीटें रखी। इनमें 90 सीटों पर तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आता है। ये हिस्सा अभी भारत के कब्जे में नहीं है, इसीलिए यहां पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा। 1956 में जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था, तब से ही पीओके की 24 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में रहती आई हैं। जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, तब भी इन 24 सीटों को बरकरार रखा गया था। हालांकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो एक बड़ा चुनाव हुआ वो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, और इसमें बीजेपी को 2 सीटें 24.26% वोट के साथ आई और 29 विधानसभा सीटों पर वो आगे रही थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 29.38% वोट उसको हासिल हुए। 7 विधानसभा में वो आगे रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिली और 22.30% वोट मिले थे। 34 विधानसभा सीटों पर वो आगे रही, लेकिन पीडीपी का
खाता नहीं खुला, महज 8.48% वोट मिले और सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर ही वो आगे रही थी, जबकि अन्य यानी कि इंजीनियर रशीद को 1 सीट और 14.8% वोट मिले थे, जो 14 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। इस लिहाज से पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह पीडीपी की लुटिया डूबती हुई नजर आई, उसे लेकर पीडीपी ने डिलिमिटेशन तक पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। हालांकि इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों ही अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए थे। महत्वपूर्ण यह भी है कि 370 के बाद जहां एक तरफ गुप्कार गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल 2020 में जिला विकास परिषद के चुनाव में एकजुट होकर लड़े थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ लड़े थे। अब विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन वाली दोस्ती टूट गई है और उसके पीछे वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जीत नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला तो पहले से कहते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं होगा। सुनिए। फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे। वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार, क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। चुनाव आयोग का स्वागत करती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच के चलते आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हर तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होगा इस बार का जम्मू कश्मीर का चुनाव। ऐलान हो चुका है चुनावी तारीखों का। चुनाव के ऐलान के साथ ही एक विवाद ये भी पैदा हो गया है कि बड़े पैमाने पर तबादले क्यों किए गए। उधर पीडीपी के अलग कई और मसले हैं, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने तब्दीली की तस्दीक पिछले चुनाव में ही कर दी थी। कई बूथ पर 80% तक मतदान हुए थे। तो अब सवाल यही है कि 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में जन्नते जमहूरियत कितना शानदार इस बार होने वाला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान राणा जी, स्पोक्स पर्सन जेकेएनसी के हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ शाह जी, सीनियर लीडर हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर पीडीपी के श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सलमान निजामी साहब हमारे साथ, चीफ स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले गुलाम नबी आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण परीक्षा का टीचर है कि नहीं, ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहां 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं। इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में ख़त्म कर दिया, तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है,
ये उतना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ज़रूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी। गुलाम नबी आजाद साहब ने जब से अपनी पार्टी बनाई है, उनकी भी परीक्षा की तारीख नजर आ रही है। हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे थे जब संसद से इनकी विदाई का समारोह था, लेकिन अब उनके उस रिश्ते से लेकर अभी तक का ये रिश्ता क्या कहलाता है, बार बार ये सवाल उठते रहे। सलमान निजामी जी उन्हीं की पार्टी से बैठे हुए हैं। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए जरा बताइए क्या है तैयारी और किसके साथ जाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद जी? देखिए, जाति रिश्ते हर एक नेता के होते हैं। आजाद साहब के 40 साल के एक्सपीरियंस में काफी उतार चढ़ाव आया। तो जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और आज मैं आपके चैनल में फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी सुन रहा था, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा। तो आज की वो कांग्रेस नहीं है जो पहले कांग्रेस होती थी। इसलिए आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे, वहां उन्होंने काम किए वहां। तो इसलिए हमारा भी मकसद ये था कि असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हों। जैसे आपने लोकसभा में देखा कि भारी संख्या में लोग जो हैं पोलिंग बूथ पे पहुंचे और वहां अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, जम्मू सूबा हो। लेकिन जो हालात बदले हैं, जो आर्टिकल 370 के हटने के से पहले, और मैंने आपके साथ कई डिबेट्स उसमें किए, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे बीजेपी ने कि भाई आतंकवाद कश्मीर से खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद साहब वहां के मुख्यमंत्री थे तो जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट 0 थी। तो आज उसी जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी जो है आज पीक पे पहुंच गई है। तो इसलिए हालात बदले नहीं, वैसे ही हालात हैं। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर, जो हम मानते भी हैं देश का अटूट अंग है, तो वहां के लोगों को भी हक देना चाहिए था कि भाई वहां इन 7 सालों में इलेक्शन होना चाहिए था, ताकि वो भी अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब तो इलेक्शन की तारीख आ गई है ना, अब जो मुद्दे हैं आप उसको गिनाते हुए जनता के बीच जाइएगा। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री होंगे। तौसीफ शाह जी, इसके पहले कि बाकी लोगों के पास जाऊं, जल्दी से आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। अब पीडीपी के लिए तो बड़ी विकट स्थिति हो गई है। देखिए, आपके बड़े नेता चुनाव हार गए, पीडीपी की क्या स्थिति रही लोकसभा चुनाव में। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बीजेपी से तो आप लोगों ने चुनाव के बाद रिश्ता जोड़ा था 2014 की, जो बाद में टूट गया। तो मौजूदा हालात में अब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या है आप लोगों की तैयारी? देखिए, ये सारे प्रोसेस का नाम ही चुनाव है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे बड़े नेता या छोटे नेता इलेक्शन हार गए हैं। इसमें 100 लोग उठते हैं, 100 में से जीता तो सिर्फ एक ही है। जीतना सिर्फ एक ने, बाकी सबने हारना है। सो दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट के किसी ने हारा, किसी ने जीता। बट आप ये जहन में रखिए कि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। वी रियली वेलकम इट कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी में। बट आपका जैसे ये कहना कि अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जुड़ना नहीं चाह रही है या कोई और जुड़ना नहीं चाह रही है, सो वो चाहे तो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले हो, so that's to be decided by the senior leaders, that's to be decided by the party high commands, both of the party high commands. So we won't go in that point, but really this is a very welcome step, and ये देखना है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई आपको, चाहे इलेक्शन हारे या जीते। कहाँ दिखाई? 9% भी वोट पीडीपी को नहीं मिले, उधर इंजीनियर रशीद की पार्टी को 14% वोट मिल जाते हैं, तो आपकी वो ताकत नहीं दिखी ना? नहीं, आपने ये जो वोट शेयर निकाला है, ये वोट शेयर आपने कैसे निकाला? ये पूरे जेएंड के स्टेट के लेके निकाला आपने वोट शेयर, या ये आपने अपने श्रीनगर? बिकॉज वी जस्ट फॉट ऑन 3 सीट्स, वी जस्ट फॉट ऑन 3 सीट्स, सो वी कैन नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन जम्मू में जितनी जम्मू में पोलिंग हुई। सो अगर हम यहाँ की पोलिंग के हिसाब से करते हैं तो वी आर अप्रॉक्सीमेटली एट 19 to 24%। अगर हम वैली की 3 सीटों की बात करते हैं, बिकॉज वी डिड नॉट फाइल आवर नॉमिनेशंस फ्रॉम द 3 सीट्स ऑफ जम्मू। देन मेन चीज ये है कि जैसे
वी हैव शोन अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 4.5 लाख 5 लाख वोट हमने लिए हैं। जैसे कि बहुत सारी पार्टियों ने कहा था कि बिल्कुल पीडीपी वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड हाथ में रखा हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वी स्टैंड ओवर, तो वी हैव शोन आवर स्ट्रेंथ, बट ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क हार्ड बिट। बड़ी पार्टियों में आपको ही सबसे कम वोट शेयर मिले थे, लेकिन आपने कहा कि अपनी गलतियों से सीखा गया है, आगे आप बढ़ेंगे। जीशान राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद फिर हम उनको म्यूट करेंगे क्योंकि उनकी गाड़ी ड्राइव होने की वजह से बहुत ऑडियो आ रहा था पीछे से। जीशान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है तैयारी, और इतना बड़ा मुद्दा ये जो अधिकारियों के फेरबदल हुए हैं उसको लेकर क्यों है बेचैनी आप लोगों में? वो तो अधिकार है उपराज्यपाल का जिसको लेकर उन्होंने फेरबदल किए हैं, और चुनाव आयोग की ओर से भी आज कहा गया कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी तो भाई आगे देख लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इलेक्शन कमीशन का इस डिसीजन का कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जमहूरियत जो है वो बहाल हो रही है, मैं उसका वेलकम करता हूं। और क्योंकि 10 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, पिछले 6 साल से जो है यहाँ असेंबली वजूद में नहीं है, ये एक वेलकम स्टेप है। और पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो अपनी नजरें जो है इलेक्शन कमीशन पे लगाई बैठी हुई थी, और इतना बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हेफाजतली जो डिसीजन लिए हैं, जिस तरीके से ट्रांसफर्स हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जिस तादाद में ट्रांसफर्स हुई हैं, इसमें लगता है कि शायद उनकी मंशा जो है वो सही नहीं है। क्योंकि और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन सेट की गई थी ट्रांसफर के रिगार्डिंग, उन गाइडलाइंस को जो है उनका पालन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया गया है, और सही जो है सही मायने में जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा था, हमें लगता है कि ये उसमें एक पहला कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये लिया गया कि वो बीजेपी के लिए कुछ राह जो है आसान करना चाहते हैं। मगर हमें है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नोटिस लेगा और इस पे कोई फाइनल फैसला जरूर लेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यही कहा गया है कि अगर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर उसको हटाने में वो बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, आप इसको गिना रहे हैं। जफर साहब, अब आपके पास आते हुए उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जफर साहब, अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव कश्मीर में तो लड़ा नहीं था, लेकिन कश्मीर में बहार आ गई है और तमाम तरह के दावे आप लोगों की ओर से लगातार किए जाते हैं 377 हटने के बाद। इस बार की क्या रहेगी स्थिति आप लोगों की? किससे होगा गठबंधन कश्मीर को लेकर? खासतौर से अगर मैं जानना चाहूं, जम्मू में तो आप लोगों ने पिछले बार 2014 में भी अच्छा किया था, लेकिन कश्मीर को लेकर जो बड़े बड़े दावे आप लोग करते हैं, पहले ये बताइए उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? देखिए चित्रा जी, पहले तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है आज जो ईसीआई ने लिया है, और मेरे ख्याल से जो लोग ऐसी बातें करते थे आज वही लोग चैनल में बैठ के ईसीआई की तारीफ कर रहे हैं, देश के गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है आज इलेक्शन हो रहा है, जमहूरियत वहां पर जिस तरह की चाहते थे इलेक्शन वो देखा मैंने, जनरल इलेक्शन में भी देखा कि किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 5% वोट में फारूक अब्दुल्ला जीत के आते थे या बाकी लोग जीत के आते थे पीडीपी के। जब पूरी जनता ने वोट दिया तो समझ में आ गया कि उमर अब्दुल्ला भी हार जाएंगे और ये पीडीपी के जो मुखिया है वो भी हार जाएंगी। तो हकीकत में डेमोक्रेसी जो है इसी को कहते हैं, और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो हम लोग बार बार बहाल करना चाहते थे वो हम कर पाए 370 के बाद। और फिर एक बार बहुत बड़ा जो बोलते जो पर्व होता है, ये जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम वैली में भी लड़ेंगे और हम जो है जम्मू में भी लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इस बार मुख्यमंत्री सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए अभी आपने बाकी प्रवक्ताओं को सुना, पीडीपी के प्रवक्ता खुद इतना संभल के बात करे, उन्हें मालूम है जमीन खत्म हो गई है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी के प्रवक्ता जो थे सलमान निजामी साहब, वो जानते हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है आज जम्मू कश्मीर में। गुलाम नबी आजाद इररिलेवेंट है पूरे तौर से, उनको कोई उनके पार्टी ना किसी कोई उनके बारे में चर्चा भी नहीं होती जम्मू कश्मीर में आज। तो जो चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में होती है बड़े लार्ज तादाद में, इसलिए कि जब वेलफेयर स्कीम का पूरा फायदा जब आम नागरिक को हुआ तो आप जरा जाइए पूछिए, हाथ उठाने के लिए कहिए किसी सभा में कि भाई आपको वेलफेयर स्कीम से पैसा मिल रहा है, कहेंगे अब मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिलता था, हमारे अकाउंट में पैसा जाता है, हमें फलाना चीज मिलता है, ये सब मिलता है, वो मिलता है, सम्मान निधि से मिलता है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है। पहले हम महरूम रहते थे सब चीजों से। किसको मिलता था? जो इलेक्शन हार गए, चाहे उमर अब्दुल्ला उनके परिवार को या फिर जो पीडीपी के जो मुखिया हैं उनके परिवार को मिलता था, बाकी किसी को नहीं। तो अब एक आम नागरिक की सरकार बनेगी, एक आम नागरिक के फायदे के लिए सरकार बनेगी, और
मुझे लगता है कि मुकाबला थोड़ा बहुत अगर किसी होगा तो जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा। बाकी वहां पर कोई पार्टी जिसको जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिनल जो होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जम्मू रीजन में, वैली में जीतेगी और सरकार बनाएगी और वहां के लोगों के लिए पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले कि आतंकवाद जैसे विषय पर मैं जाऊं, जो एक बड़ी चुनौती इस वक्त जम्मू रीजन में पैदा कर रहा है, विनोद जी आपसे और फिर संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। मौजूदा स्थिति, चूंकि 2024 का इलेक्शन मैंने अलग अलग हिस्सों में जाके कश्मीर में कवर किया था, वहां पर यह सच बात है कि बीजेपी एक भी सीट पर नहीं उतरी। उसको डर था कि भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसको ज्यादा वोट मिलने नहीं है, इस वजह से उम्मीदवार उतारे नहीं गए होंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं बड़े पैमाने पर उसका लाभ लोगों को मिला है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग जिक्र करते हैं कि हाँ, इस पर लगाम लगाने में, और जम्मू कश्मीर की आवाम भी खोलकर इस बात को बोलती है। तो ये जो इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ है और वहीं दूसरी तरफ जो परिस्थिति बन रही है, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 10 सालों के बाद इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, पहली बात तो ये स्वागत योग्य कदम है, हम सभी स्वागत कर रहे हैं। 10 साल बाद अगर वहां चुनाव कराने का फैसला लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, बिल्कुल, लेकिन जमीन पर स्थिति भी कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा होगा, तभी तो फैसला लिया चुनाव आयोग ने। अदरवाइज बढ़ाया जा सकता था टाइम। लेकिन सच्चाई ये भी है, आतंकवादी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है। अभी जैसे निजामी साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं कि वाकई जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वहां दहशतगर्दी में काफी कमी आई थी। मैं खुद गया था 2 बार वहां पर। लेकिन यह भी एक सच है कि गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी हार गई चुनाव। ये भी सच है, दोनों तथ्य हैं। तो अब जनता किस मुद्दे पर वोट देती है, किस पर, ये बड़ा चुनाव के समय तय होता है। मुझे लगता है इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर होगा कोई, तो जम्मू कश्मीर को राज्य की बहाली का दर्जा देने का मुद्दा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठाएगी, पीडीपी उठाएगी, और शायद निजामी साहब की पार्टी भी उसको उठाए, और लगभग ये सारी पार्टियां उठाएंगे। और बीजेपी भी उस मुद्दे से बच इसलिए नहीं सकती क्योंकि हाउस में, संसद में बाकायदा गृह मंत्री जी ने और सरकार ने ये कहा कि हम देर सवेर समय आने पर राज्य को बहाल करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो मुद्दा प्रमुख मुद्दा होगा। बाकी स्थानीय मुद्दे भी होंगे। एक मैं अभी आंकड़ा देख रहा था लोकसभा चुनाव का कि 28% वोट मिला कांग्रेस को और उससे कम वोट मिला बीजेपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में, और 2 सीटें बीजेपी की हैं, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। एक निर्दलीय जीत गए, वो इंजीनियर मतलब अन्य में आ गए इंजीनियर रशीद। हाँ। तो ये भी देखिए चुनाव का गणित संजय जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ज्यादा वोट लेने के बावजूद एक भी सीट ना आना। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और सबसे अच्छी बात है इसका एक वैश्विक महत्व है। बिल्कुल। जो 370 हटने के बाद जो पिछले 7 साल से चुनाव नहीं हुए और दुनिया में ये मैसेज जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए और राष्ट्रपति शासन के अधीन है, वो दूर होगा। और भारत इस बात का संदेश देगा, जीते कोई सरकार किसी की बने, कि भारतीय लोकतंत्र में कश्मीर उसी तरह देश का हिस्सा है जैसे देश के अन्य राज्य हैं, और कश्मीर की आवाम को सारे हकों को हासिल है जो जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो देश के अन्य राज्यों को हासिल है। मैं इसको इस सकारात्मक रूप में इस चुनाव को देखता हूं। बिल्कुल। अब संजय जी आपके पास आते हुए, उसके बाद आशुतोष जी, संगीत रागी जी, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, मैं फौरन लौटी हूं आपके पास। संजय जी, मेरा ये सवाल है, अब जो बातें विनोद जी ने खत्म की हैं उसी से आगे बढ़ते हुए, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में जब श्रीनगर वो जाते हैं तो उनकी ओर से 21 जून के ठीक पहले, योगा वाले कार्यक्रम के पहले, ये भरोसा दिया जाता है कि जल्दी ही चुनाव होंगे, और उसके आगे बढ़कर वो पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात उनकी ओर से अपने संबोधन में कही जाती है। और ये मुद्दा क्या सबसे बड़ा रहने वाला है इस बार के चुनाव में, या फिर रोजगार? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब हम जाकर यूथ से बात करते थे तो रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर वो लोग ज्यादा जिक्र, मैं कश्मीर की बात कर रही हूं क्योंकि कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में हम घूमे हैं, वहां पर इसका जिक्र करते हुए लोग ज्यादा दिखाई देते थे। देखिए, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रही हैं चित्रा जी, सारे मुद्दे वहां सुनाई पड़ेंगे, उसकी गूंज होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चुनाव धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा का चुनाव है, और एक तरह से इसको एक रेफरेंडम के रूप में देखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं रेफरेंडम हो रहा है, लेकिन तमाम पार्टियां इस बात का जिक्र करेंगी अपने मैनिफेस्टो में कि स्टेटहुड की बहाली हो, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इससे बच सकती है। हालांकि बीजेपी भी कोशिश करेगी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करने का। तो बड़ा मुद्दा होने वाला है स्टेटहुड बहाल होगा या नहीं होगा। तमाम और मुद्दे, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हों, युवाओं के मुद्दे हों, महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे होंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा स्टेटहुड बहाल हो या ना हो, इसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आएगा।
और जो दूसरा सवाल विनोद जी ने आपसे किया था आंकड़ों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर ज्यादा रहे लेकिन सीटें मिली भी नहीं वो बहुत सीधी सी बात है। बीजेपी ने कई सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन जब आप वोट प्रतिशत को देखते हैं राज्य में, तो वो पूरे, अगर आप चुनाव लड़े या न लड़े, पूरे कंस्टिट्यूएंसी के आधार पर देखा जाता है तो आपका वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, उनका वोट प्रतिशत ज्यादा है और इसके बावजूद उनको सीटें नहीं आती हैं। वोट के कंसंट्रेशन और स्प्रेड का सारा मामला है। इसी के लिए कांग्रेस को ज्यादा वोट आकर के भी सीटें नहीं आती हैं और बीजेपी को वोट कम आता है क्योंकि वो सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उनमें वो 2 सीटें जीत जाते हैं। अब आगे मैं आपसे पूछूंगी फिर चुनौती वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है क्या या फिर पीडीपी जैसी पार्टियों के लिए, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार की चुनाव का खासतौर से जम्मू कश्मीर का क्या रहने वाला है 370 के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं? म्यूट है सर आप प्लीज। मुझे लगता है कि जिस ओर विनोद जी ने इशारा किया और जिस ओर संजय जी ने इशारा किया वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, धारा 370 को हटा दिया गया, वो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी पहलू नहीं है, एक संवैधानिक पहलू नहीं है, ये एक राजनीतिक के साथ साथ ये कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी और उनकी अपनी शख्सियत का सवाल भी है और ये उसको उसी तरीके से देखते हैं। और अगर इस फैसले के पहले अगर बड़े पैमाने पर वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस लिया गया होता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार बड़े बड़े दावे कश्मीर को लेकर किए गए और दावे इतने बड़े थे कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो गया, वहां पे शांति हो गई। अगर सब कुछ इतना ही नॉर्मल हो गया था तो आपको 5 साल क्यों लग रहे हैं वहां चुनाव कराने पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे? ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के ऊपर फैसला देते समय ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि 30 सितंबर के पहले आप वहां चुनाव करा लीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट तय नहीं की होती तब भी क्या चुनाव होते? तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये कश्मीर में पिछले 5 सालों में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो 5 अगस्त 2019 के बाद 5 दिसंबर 2019 तक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी वहां विधानसभा के चुनाव करा लेती। और अगर 2019 में नहीं करा सकती, 2020 में कराती, 2021 में कराती, 2022 में कराती, नहीं करा पाई। तो इस बात का अपने आप में संकेत है कि वहां चीजें बीजेपी के लिए नॉर्मल नहीं है, आम जनता के लिए भी नॉर्मल नहीं है। ये अच्छी बात है कि चुनाव वहां हो रहा है क्योंकि जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा तो ये कम से कम वहां के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक इंटीग्रल हिस्सा है। लोकसभा के चुनाव ने इस बात को स्पष्ट किया कि लोग वहां पे सड़क पर निकलकर वोट डालना चाहते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसको करने में 5 साल लगे हैं। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। मुझे लगता है संगीत रागी जी इसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो पहले ही चुनाव करवा लिया जाता। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब क्या बदला 370 हटने के बाद? चित्रा जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के नकारात्मक विश्लेषण जो है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि 5 साल में नहीं बदला। 5 साल में ये बदला कि वहां पर पत्थरबाजी बंद हो गई। 5 साल में ये बदला कि लाल चौक पर आकर के लोग तिरंगा लहराने लगे। 5 साल में ये बदला कि वहां पर वैली के अंदर जो टेररिज्म है वो लगभग खत्म हो गया। 5 साल में ये बदला कि आज जाकर के आज झील के किनारे, डल झील के किनारे रात के 11 बजे भी लोग आज घूमते हैं। 5 साल में ये बदला कि पर्यटन वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर फुटफॉल्स हुआ। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण ये ऐसा हुआ है, मुझे लगता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजनीतिक था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 और 35A दोनों को वो वैध मानती थी। भारत सरकार के निर्णय को उसने वैध माना। यही लोग टेलीविजन पर आकर के बहस करते थे ना, जो कहते थे कि 370 ऐसे क्यों हटा दिया गया, 35A ऐसे कैसे हटा दिया गया, ये डेमोक्रेटिक। आज भी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं उन लोगों से बातचीत करके, अरे उन लोगों से बातचीत करने के बाद तो 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ था। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसने सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म दोनों को वहां पर जन्म दिया। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसके अंदर जो है वो मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे कि तुम अपनी कश्मीरी पंडितों, अपनी बहन और बेटियों को यहीं छोड़ दो और चले जाओ। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसका हिस्सा था। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो आने वाला चुनाव होगा उसके अंदर जो होगा वो मुद्दा जो है वो स्टेटहुड होगा। स्टेटहुड लगभग ये सर्वमान्य है। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देर सवेर जो है वो स्टेटहुड मिल जाएगा। देखिए, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों में अब ये दम नहीं रह गया है, ये कहने की हैसियत नहीं रह गई है कि 370 लाएं और 35 लाएं। इसलिए वो उनके लिए मुद्दा क्या होगा, तो मुद्दा यही हो बनाकर ला सकते हैं कि वहां पर उनको स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन
मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आने वाले दिनों में मुद्दा बनने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सारी चीजें मुद्दे। इतने दिनों में कोई बता सकता है कि वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट जो हुआ है या एग्रो इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पहले क्यों नहीं होता था? पहले क्यों नहीं इतने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वहां पर क्यों नहीं पहले हुए थे? ठीक है। पहले जाकर के क्यों लोग वहां पर जाने से डरा करते थे? हाँ। ये सब चीजें कि वहां पर कुछ भी नहीं बदला है, मुझे लगता है कि आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, नहीं कहना वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात नकारात्मकता और फैलाना ही एक बात और आपका जिक्र काम। कर देना चाहता हूं। देखिए, जम्मू के डिवीजन के अंदर, खास करके 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। जम्मू डिवीजन के अंदर चुनाव के दरमियान मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिसके कारण उन लोगों ने जम्मू डिवीजन में इस प्रकार से लोगों को टेरराइज किया है। वो एरिया है जो जंगल का एरिया है, वहां से ये लोग इस प्रकार के आतंकवाद जो है, वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप जाकर के आप देखें कि कश्मीर वैली के अंदर कितने इसी समय कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये आप मानेंगे? पहले तो जो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद था वो 7 से 9 जिलों के अंदर, वैली से 7-9 जिलों के अंदर थे। सारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो टेररिज्म पहले भी नहीं था, आज एक हिस्से में है। मुझे लगता है कि मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि जब तक वहां पर पूरी तरह से आतंकवादियों के जबड़े तोड़ नहीं दिए जाते, चुनाव नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी यदि हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में सतर्क जरूर रहना चाहिए। आशुतोष जी, नहीं, जबड़े तोड़ने में इनको 10 साल, कितना साल लगेगा ये बता देंगे? 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा? 10 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है भाई। और उन्हीं सर, आप कश्मीरी आतंकवाद के चरित्र को देख लीजिए, उसमें समय लगता है। आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है? संगीत जी, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, उनकी बात हो जाए, फिर जफर साहब भी कुछ कह रहे हैं, स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं, बाकी एनसी और पीडीपी के लोग भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, जल्दी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बहुत तेज मिर्ची लगती है, बट लगने दीजिए मिर्ची, मुझे कोई दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूं कि आपको कितना साल लगेगा आतंकवाद की कमर तोड़ने में? 10 साल? आपके टाइम पीरियड बता दीजिए ना मुझे तो अच्छी तरीके से। ये मिर्ची का सवाल नहीं है, मानसिकता का उनको बोल लेने दे संगीत जी, मानसिकता का सवाल है। मुझे बोलने दीजिए ना। कौन सा सॉफ्ट टेररिज्म को किसने पैदा किया? सॉफ्ट टेररिज्म को आप ही, सॉफ्ट टेररिज्म को किसने पैदा किया? चित्रा जी इनको रोकिए भाई। संगीत जी प्लीज उनको बोल लेने दे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज। हाँ, चुप हो गए, बोलिए, चुप हो गए वो। इतनी मिर्ची क्यों लगती है मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, आप बोले थे, मैं तो नहीं बोला था। देखिए, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, तब भी नरसिम्हा राव ने 1996 में विधानसभा के चुनाव कराए थे, लोकसभा के चुनाव भी वहां पे हुए थे। ये कह देना कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब हम कश्मीर के अंदर चुनाव करें, कोई अनोखी बात कर रहे हैं क्या? 1996 में जिस तरीके का आतंकवाद था, आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अरे संगीत रागी ने तो अपने स्टेटमेंट में ही मान लिया कि आतंकवाद को रोकने में बुरी तरीके से नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। और जब नाकाम रही है भाई, इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? अगर आतंकवाद आप रोक रहे तो इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? जम्मू के इलाके में रोजाना कमीशन ऑफिसर की मौत क्यों हो रही है? रोज घटनाएं हो रही हैं। अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो आज की तारीख में जो कमीशन ऑफिसर्स हैं या भारतीय सेना के लोग हैं, उनकी मरने वालों की संख्या कभी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज थी। तो अपनी फेलियर का जहां तक कह रहे हैं कि जब डल लेक पे आज लोग जाते हैं, 2011 भी गूगल करके देख लीजिए, 2011 में डल लेक पर इसी तरीके से लोग जाते थे, सिनेमा हॉल खुलने लगे थे, पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो गई थी। तो ये बार बार ये गाना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है। अरे 5 साल में तो आप विधानसभा का चुनाव करा नहीं पाए, आपके कौन सा रोना रो रहे हैं? ठीक है, की बात करें? ठीक है, जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके पहले विनोद जी। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, आशुतोष जी जो है, हाँ, जरा उनको समझना जफर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार। जमीनी सच्चाइयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2003 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, और त्रिशंकु विधानसभा थी, और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो 3 बड़ी पार्टियां थी, वहां जीत के आई थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सलाह दी थी सोनिया गांधी को कि पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस की सरकार बननी चाहिए, जिससे वहां लोकतंत्र बहाल हो। और वो हुआ। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए आजाद साहब बने थे। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुफ्ती साहब के समय आतंकवाद में कितनी कमी आई थी, टूरिस्ट इन्फ्लक्स कितना बढ़ा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तो मैं खुद डल लेक पे जाके और लाल चौक पे जाके 12-1 बजे जाके मैंने चाय पी है, घुमा हूं मैं खुद बता रहा हूं, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे।
तो ये कहना कि पहले सब खराब था, वो भी नहीं, ये स्टेटमेंटशिप दिखानी चाहिए। आज मैं आपके इसमें जो आपने जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की है, उसमें अटल जी ने इंसानियत की भी बात की थी। बिल्कुल। और इंसानियत का मतलब यही है कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, उस दिन वहां इंसानियत जो है खुल करके जमहूरियत और कश्मीरियत के साथ खिलेगी। जफर साहब, मैं आ रही हूं आपके पास 2 लाइन में। संगीत रागी जी जल्दी से। जो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पर इंसानियत और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सहारे जो है वो शांति बहाल हो जाएगी, वो संभवतः जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म है उसकी प्रकृति को नहीं जानते हैं, या जानबूझ करके चुप्पी साधना चाहते हैं, या शुतुरमुर्ग की तरह ये बिहेव करना चाहते हैं। जो वहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म की प्रकृति है वो बिल्कुल ही और चीज़ों से अलग है। वहां पर इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था वो हो रहा था। आज भी वहां पर वो वही जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा था बाहर से तो हो ही रहा था, साथ साथ अंदर की ताकतें भी उसके साथ खड़ी थी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन दे रही थी। तो ये तुलना कर देना कि नरसिंह राव के समय, वो सरकार के समय, उस समय इलेक्शन हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ये इलेक्शन हो गया था, उन्होंने ये कहा था, ये सारी तर्क बेतुका हो जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि वो एक ऐसा हिस्सा था जो आपके लिए नासूर बना हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से ठीक है। आशुतोष जी 2 लाइन में, जफर साहब को भी दिखाइए, बाकी लोगों को भी। ठीक है, 2 लाइन। जम्मू कश्मीर की तीनों प्रमुख पार्टियां वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियां हैं। अगर इस्लामिक जिहाद होता तो वो पार्टियां वहां कैसे सरवाइव करती? उनके सारा वोटर मुसलमान अधिकतम जम्मू। तो ये वो झगड़ा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भड़का रहा था, आज भी मालूम है हम लोगों को। वहां इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर आप चाहे उसको वैश्विक उसको जो है कलर दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने? शेख अब्दुल्ला को इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर नहीं अरेस्ट किया था। शेख अब्दुल्ला जो है वो कश्मीरी अलगाववाद की बात करने वालों की वजह से किया गया था। शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर ये हो। संगीत रागी जी, तब इस्लामिक टेररिज्म वहां जब शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए थे तो इस्लामिक रेडिकलिज्म नहीं था कश्मीर में। ठीक है, बाकी लोग इंतजार। आशुतोष जी 2 लाइन में, जफर साहब आ रही हूँ, तौसीफ साहब भी हाथ उठा रहे हैं। क्या बात करते हैं आशुतोष जी? म्यूट हैं आप। क्या बात करते हैं आप? अभी जो बात संगीत रागी जी ने कही है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुछ नहीं समझती है। वो मशहूर भाषण जिन्होंने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उसको कह रहे हैं कि इसके आधार पर कुछ नहीं हो सकता। और कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को की तो इज्जत करिए आप लोग। अगर नहीं कर सकते हो भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे गाली देना दीजिए, आप विनोद को गाली देना दीजिए, लेकिन आप कम से कम अटल बिहारी चले ठीक है, तू मैं फंसेंगे तो बाकी लोगों की बारी नहीं आएगी। जफर इस्लाम साहब, लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा है वो है कि अचानक से ही चुनाव के ठीक पहले ये जो ताबड़तोड़ फेरबदल किए गए हैं अधिकारियों के। ठीक है सर, ठीक है। बाकी लोग भी हैं, दूसरों का नंबर नहीं आएगा दोबारा बोलने में। जफर इस्लाम साहब बोलिए। समय खराब हो जाएगा। बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ कह रहा जो दो तीन बातें कहूंगा। एक तो सवाल जो आपने कहा उसका जवाब पहले दे देता हूं, इसलिए कि जितने भी ये तो डिस्क्रेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो अच्छे से इलेक्शन करवाना अगर वहां होगा और उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए, उसके लिए अगर कोई फेरबदल हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? सब अधिकारी हैं, अधिकारियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। दे हैव टू जस्ट डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें क्या दिक्कत है? जहां जाएंगे अधिकारी जाएंगे, लेकिन जिनको पेट में दर्द हो सकता है, जो अपने अधिकारी चाह रहे थे कि उनके खास अधिकारी उनके एरिया में रहेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, वो शायद नहीं हो पाएगा। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसमें ना अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा ना किसी का। दूसरी बात, अभी जो बातें हो रही है, आज देखिए जश्न का माहौल है कश्मीर में। हम सब देशवासी उनके खुशियों में शामिल होते हैं कि आज वो वहां इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन हो रहा है, सभी लोग खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था वो करवाया भी। और वहां पर जमहूरियत जिस तरह से निखर के आई थी, उभरी थी, जब जनरल इलेक्शन हुआ था, फिर से एक बार मौका है, उसमें भी होगा। बीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, उनको ये भी देखना होगा कि बगल में अफगानिस्तान में देखिए, अमेरिका जैसी पावर, वो वहां टेररिज्म क्या खत्म कर पाए एक दिन में? 1999 से 2014, 2018, 19 तक। ठीक है सर, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव तो हो रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? जल्दी से एक लाइन में। आज देखिए दो चार ऐसे जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, लेकिन छोटे मोटे, लेकिन हमने उनको भी टेररिस्ट को मार गिराया
और साथ साथ वैली में जिस तरह से अभी संगीत रागी जी कह रहे थे, उन्होंने पूरा गिनवा दिया क्या ठीक है हुआ सर, डेवलपमेंट आपकी बात समझ गई। बाकी लोगों तौसीफ शाह जी जल्दी से आप इसलिए आपके इस पास तरह आते की हुए बातें उनकी कहना बातों पर भी जवाब दीजिए। तौसीफ शाह साहब, ये बात सच है कि टेररिज्म को खत्म कर पाने में सरकार को कामयाबी नहीं मिली है? वो आंकड़े भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हर रोज इस तरह की खबरें तकरीबन सामने आ रही है, खासतौर से जम्मू रीजन में। लेकिन तौसीफ साहब, अगर मैं कश्मीर की बात करूं और खासतौर से लाल चौक और उसके आसपास के इलाके की, आज के 10-15 साल पहले हम ही लोग हर रोज न्यूज पढ़ते थे, सुबह सुबह जैसे ही सुबह के 9 बजते थे कि पाकिस्तान का झंडा लहराया, वहां पर बड़े तादाद में लोग इकट्ठा हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसी लाल चौक से हर रोज तस्वीरें सामने आ रही थी। उस पर लगाम लगाने में और उस जगह का डेवलपमेंट करने में आप जाइए, देखिए, आप तो वहीं के हैं, हम लोग तो इलेक्शन में जाते हैं, जितनी बार जाओ उतनी बार वो बदला हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार ने कामकाज नहीं किए हैं वहां पर? तौसीफ शाह साहब, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जैसे ये लोग अपना ब्राउनी पॉइंट्स जमा करने के लिए दे आर नेमिंग इट एज इस्लामिक टेररिज्म, और जैसे कि एज यू सेड कि अपना याद 10 साल पहले यहाँ पर हालात ठीक नहीं थी, तो आप उसके लिए श्रीनगर को ही, श्रीनगर के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, कि क्या आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे या जो बॉर्डर के ऊपर जो हमारे फौजी भाई हैं उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो सारे फौजियों को मैनेज करते हैं? आई डोंट मीन टू से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आई मीन टू से जो भी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन व्हाटएवर, जैसे भी आप एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, पीओके के विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। एलजी की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद का ये बड़ा फैसला है, बड़ा निर्णय लिया गया है। यकीनन पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं एलजी की शक्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब नहीं हो पाएगी। नई सरकार बनती है तो भी। संजय जी, जल्दी से इस वाले फैसले पर आपकी टिप्पणी। मुझे लग रहा है चुनाव के तारीखों के घोषणा के बाद इस तरह के घोषणाओं का मतलब कैसे की जा रही है, या तो डिसीजन पहले ले लिया गया हो और घोषणाएं अब हो रही हैं। हाँ। क्योंकि अमूमन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और इस तरह की घोषणाएं तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद इसकी कुछ इंट्रिकेसी होगी जिसके बारे में मुझे जानकारी। 2 लाइन में सलमान निजामी जी, 2 लाइन में बस। देखिए, अभी यहाँ सवाल उठाया गया, मैं आपको बताऊं कि हालात जो थे पहले भी ठीक थे। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, वहां लोगों को अपने घरों में टूरिस्ट को रखना पड़ता था। वहां टूलिप गार्डन बना, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बनी, इतने काम हुए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आपको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? आपने 370 हटाया, 5 साल क्यों लगे आपको इलेक्शन करवाने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम सब वहां गए और वहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन को या सरकार को कि आप सितंबर से पहले इलेक्शन करवाइए, तो इसलिए अगर हालात आपने ठीक किए होते तो हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अब इसको कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों की ओर से बनाया जाता है चुनाव में, और चुनाव में पार्टियों की क्या रहती है स्थिति, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन यकीनन इस जमहूरियत की बदौलत कश्मीरियत और ज्यादा मजबूत होगी जब लोग अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनते हुए मतदान के लिए आगे जाएंगे। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में से के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।